नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत ने ब्रिटेन से भारतीय राजनयिक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग पर रोक लगाने को कहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, एनडीए सरकार के शासन के दौरान देश में 3 करोड़ 50 लाख पक्के घरों और 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों के निदेशक मंडलों को ग्राहकों के संरक्षण के लिए उचित कार्यप्रणाली अपनाने की सलाह दी। मौसम विभाग का दिल्ली एनसीआर में आंधी चलने का अनुमान, उत्तर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज वर्षा की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत यात्रा पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री तारिक अहमद से ब्रिटेन में भारत के राजनयिक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने को कहा है। उन्होंने ये बात मार्च में खालिस्तान समर्थकों द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायोग में किए गए तोड़फोड़ के सिलसिले में कही। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के मंत्री तारिक अहमद के साथ बैठक में मुक्त व्यापार समझौते और दक्षिण एशिया से लेकर हिंद प्रशांत G20 जैसे कई मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुवाहाटी में असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ेगी और यात्रा समय घटकर 5 घंटे 30 मिनट रह जाएगा। प्रधानमंत्री ने असम के लामडिंग में नवनिर्मित डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट और मेन लाइन मल्टीपल यूनिट शेड का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने 182 किलोमीटर लंबा नया विद्युतीकरण रेल खंड भी राष्ट्र को समर्पित किया। इससे बिजली से चलने वाली ट्रेनें मेघालय जा सकेंगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर में प्रमुख विकास परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज पूर्वोत्तर को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली ये तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत एक्सप्रेस के पर्यटन पर प्रभाव के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे न केवल असम और पश्चिम बंगाल बल्कि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश भी लाभान्वित होंगे। ये वंदे भारत एक्सप्रेस मां कामाख्या मंदिर, काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कनेक्ट करेगी। इसके साथ साथ मेघालय के शिलोंग, चेरापूंजी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पासीघाट तक भी पर्यटकों की सुविधा बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज देश के विभिन्न स्थानों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि देश में पिछले 9 वर्ष में 3.5 करोड़ से अधिक पक्के मकान और करीब 11 करोड़ 72 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया। मुंबई में उन्होंने बताया कि 12 करोड़ घरों को स्वच्छ जल मिल रहा है, जिससे जल जनित रोगों में कमी आई है और लोगों की कठिनाइयां कम हुई हैं। Access to water in 12 crore houses have been covered with access to pure and good drinking water. You all know Ujjwala, 9.6 crore families have been given free connection and then the cylinders are being used. अहमदाबाद में केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं बनाई हैं। कभी सोचा न था शौचालय मिलेगा, रसोई गैस के चूल्हे पर खाना बनाने को मिलेगा, नल से जल मिलेगा, बैंक का खाता खुलेगा, 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा, कि धारा 370 हटेगी, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करने को मिलेगी, और जो कभी सोचा न था कि भव्य राम मंदिर बनेगा, वो भी पूरा करके दिया है। श्री ठाकुर ने कहा कि किसानों को 2 करोड़ 30 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत 9 वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के अलावा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश के गरीब लोगों के जीवन और आजीविका में बदलाव आया है। गुवाहाटी में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण की सरकार है। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से धन हस्तांतरण में बिचौलियों को खत्म किया है। एक समय था हमारे देश में जहां केंद्र में बैठी हुई सरकार ये कहती थी कि अगर 1 रुपया केंद्र से भेजा जाता है तो केवल 15 पैसे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। आज जो रूपरेखा प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाई गई, चाहे 50 करोड़ जनधन के अकाउंट की हम बात करें, चाहे यूपीआई की हम बात करें, उसके आधार पर जब केंद्र में बटन दबाया जाता है तो वो राशि सीधे लाभार्थी के खाते में 100% पहुंचाया जाता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 9 वर्ष में हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। श्री गोयल ने आज जयपुर में कहा कि 30 साल बाद जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जिससे तेजी से विकास हुआ, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और सुशासन स्थापित हुआ। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि मोदी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कारण अब देश में ही रक्षा उपकरण बनाए जा रहे हैं जो पहले आयात किए जाते थे। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए मोदी सरकार की पहल के बारे में भी जानकारी दी। नरेंद्र मोदी जी ने देश दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त खाद्यान्न देने का कार्यक्रम चलाया और उस कार्यक्रम के चलते कोविड-19 पैंडेमिक के समय में लगभग 3 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम जो है वो देश की सरकार ने किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जम्मू में कहा कि कश्मीर घाटी में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि मोदी सरकार के पिछले 9 वर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर में बेहतरी के लिए बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार इन 9 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम कर प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ईमानदार करदाताओं का भारत के विकास में बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कर पारदर्शिता की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने नागरिकों के हित में एक पारदर्शी कर प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। सरकार की इन नीतियों की वजह से अधिक लोग कर प्रणाली में शामिल हो रहे हैं और देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। मुंबई के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अक्षय तांबे बताते हैं कि कैसे पैन आधार लिंकिंग के फैसले से कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है। भारत सरकार देश में पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न नीतियों की शुरुआत कर रही है। ऐसी ही एक नीति है कि भारत सरकार ने पैन को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसने सिस्टम से फर्जी पैन और आधार नंबर को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरह के एक अन्य उपाय में सरकार ने करदाताओं को एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी यानी AIS और TIS उपलब्ध कराया है, जो करदाताओं के साथ साथ आयकर विभाग को वर्ष के दौरान करदाताओं द्वारा अर्जित आय की पहचान करने में सक्षम बनाता है। यह बदले में आयकर विभाग को यह सत्यापित करने में मदद करता है कि क्या करदाताओं ने अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करते समय सही आय की पेशकश की है और उक्त आय पर देय कर उनके द्वारा सरकारी खजाना में जमा किया गया है। परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों के कारण करदाताओं की संख्या के साथ साथ कर संग्रह में भी वृद्धि हुई है। जहां सरकार का उद्देश्य है ईमानदार करदाताओं को लाभ देना, वहीं कर चोरी करने वालों को दंडित करने के उपाय भी किए जा रहे हैं। नियमित रूप से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल करने वालों पर भी सरकार कार्रवाई कर रही है। प्रार्थना के साथ मैं निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों के निदेशक मंडलों से डिजिटल ऋण वितरण सहित उचित कार्य पद्धति अपनाने और ग्राहकों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देने को कहा है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निवारण बैंक के समग्र कामकाज की दक्षता को दर्शाता है। श्री दास आज मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित बैंकों के निदेशकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने आज कहा कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण
इस वर्ष जुलाई में किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दूसरी पीढ़ी के दिशा सूचक उपग्रह NSV-01 के सफल प्रक्षेपण के बाद उन्होंने ये जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की 3 दिन के दौरे पर आज रात इम्फाल पहुंचेंगे। श्री अमित शाह का कल सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने का कार्यक्रम है। राज्य में शांति उपायों के लिए वे कई नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इससे पहले राज्य में अलग अलग घटनाओं में गोली लगने से आज 3 लोगों की मृत्यु हो गई तथा रिजर्व बटालियन के 1 जवान सहित 6 लोग गोली लगने से घायल हो गए। कंबोडिया के नरेश नोरोडोम सायामुनी भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनकी कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कंबोडिया नरेश से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। श्री धर्मेंद्र प्रधान 3 दिन की सिंगापुर की यात्रा पर हैं। उन्होंने भारत और सिंगापुर के बीच सहयोग सुदृढ़ करने और कौशल विकास के साथ साथ तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने पर चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत में आज से बुधवार तक आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने और गरज के साथ हल्की या मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। उत्तरी राजस्थान, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में अगले 2 दिन कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली और हरियाणा में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान और उत्तराखंड में अगले 2 दिन में तेज आंधी आने का अनुमान है। उत्तरी राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तेज वर्षा हो सकती है। अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश में आंधी तूफान के साथ हल्की वर्षा, बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की संभावना है। केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शुक्रवार तक कहीं हल्की और कहीं तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नवोदय विद्यालय समिति ने सत्र 2023-24 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों में चयन परीक्षा के जरिए 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार एनवीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.navodaya.gov.in से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई है। चयन परीक्षा 22 जुलाई को आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में उम्मीदवारों की सहायता के लिए हेल्पलाइन दी गई है। टेलीफोन नंबर 012029755754 पर पूछताछ की जा सकती है। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 18वें ओवर में 2 विकेट पर 174 रन बना लिए थे। कल वर्षा के कारण मैच नहीं खेला जा सका था। आज रिजर्व डे में यह फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को 4 और वर्ष के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैदेशिक लेखा परीक्षक चुन लिया गया है। उनका कार्यकाल 2024 से 2027 तक होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ब्रिटेन से भारतीय राजनयिक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग पर रोक लगाने को कहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, एनडीए सरकार के शासन के दौरान देश में 3 करोड़ 50 लाख पक्के घरों और 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों के निदेशक मंडलों को ग्राहकों के संरक्षण के लिए उचित कार्यप्रणाली अपनाने की सलाह दी। मौसम विभाग का दिल्ली एनसीआर में आंधी चलने का अनुमान। उत्तर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।